Good morning, students. Today we are discuss about the chapter number 9 according to your book supply. तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा सप्लाई का चैप्टर करवा देता हूँ। अब इसमें देखिए फर्स्ट स्लाइड में सप्लाई की एक चेन को पूरी को मैंने एक्सप्लेन किया है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उस जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के पास भेजता है, फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर के पास जाती है, फाइनली वो कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये एक दैट इज़ कॉल्ड द सप्लाई चेन। इसी को हम क्या बोल देंगे, एक तरह का ये सप्लाई चेन है। अब नीचे वाली सेकंड स्लाइड में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सप्लाई का मीनिंग क्या है। सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। Supply refer to the quantity of goods which a firm is ready to sell at a given price and in a given period of time. तो जो फर्म है वो क्या सेल कर रही है, गुड्स की क्वांटिटी को सेल कर रही है। और यहाँ जो रेडी वर्ड बोला है, फर्म इज़ रेडी टू सेल। रेडी का मतलब क्या है, दैट इज़ शोइंग द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द फर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो ये रेडी टू सेल एट ए गिवन प्राइस, और गिवन प्राइस के ऊपर मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया है कि वी आर रेडी टू सेल 1000 यूनिट ऑफ द वेट शीट एट द रेट ऑफ ₹500 ईच दिस ईयर। तो सप्लाई का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि सप्लाई क्या है। सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स विच ए फर्म इज़ रेडी टू सेल एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपने डिमांड वाले चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा था डिमांड वाले चैप्टर से। डिमांड वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ए कंज्यूमर, फर्म की जगह वहाँ पे क्या था, कंज्यूमर था। रेडी टू सेल की जगह वाई था, एट ए गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो टोटली ये उल्टा है। यहाँ जो चेंज हो रहा है वो जैसे सेल की जगह वहाँ पे वाई था। तो ये सप्लाई का मीनिंग है। अब जैसे डिमांड हमारी दो तरह की हमने डिस्कस की थी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। उसी तरह से सप्लाई भी दो तरह की है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। हम सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई को डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, ये पूरा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा सप्लाई वाले मीनिंग में। विच ए सिंगल फर्म इज़ रेडी, या ए फर्म इज़ रेडी टू सेल एट ए गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक फर्म जो है वो बिलिंग है अपने आउटपुट को सेल करने के लिए एक गिवन प्राइस के ऊपर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। अब इसको आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को जो है आपको यहाँ पे दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल में प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड है। इफ़ योर प्राइस इज़ राइज द क्वांटिटी सप्लाइड इज़ आल्सो राइज। और जब दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, आई हैव एक्सप्लेन इन अर्लियर चैप्टर, तो उसमें मैंने ये बताया है आपको कि जब भी दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उस कर्व की स्लोप जो है वो अपवर्ड हो जाती है। अब अगर डिमांड वाले चैप्टर को हम लोग करेंगे तो डिमांड वाले चैप्टर में क्या था, डिमांड वाले चैप्टर में दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप था। इफ़ योर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी, दिस पार्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीज, कम हो जाती थी। तो वहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होता था। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि सप्लाई जो है डिमांड वाला चैप्टर की तरह ही है लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हमने बनाया। इसको एक्सप्लेन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे किया गया है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली रिलेटेड, मोर आर सप्लाइड एट ए हायर प्राइस। कीमत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा और कीमत कम होगी तो कम सप्लाई करना चाहेगा। सो सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो सप्लाई कर्व है उसकी स्लोप क्या है, अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद मार्केट सप्लाई आता है। क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल में और मार्केट में, वहाँ डिमांड वाले चैप्टर में जो पढ़ा था वही आप लोगों को करना है। वहाँ पे सिंगल फर्म की जगह ये ऑल द फर्म्स है, बाकी सारा वैसे ही है। ऑल द फर्म्स
in a market together are willing to sell at a given price or in a given period of time. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, सपोज कीजिए अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला इज़ ₹200 पर यूनिट, लेकिन उसको बहुत सारे सेलर हैं अम्ब्रेला के, कोई उसको 100 में सेल कर रहा है, कोई उसको 150 का सेल कर रहा है, कुछ कोई उसको 200 का सेल कर रहा है। तो मैं अगर तीनों को जोड़ दूँ 100, 150 और 200, तो ये मार्केट डिमांड होगी, किसकी? अम्ब्रेला की मार्केट डिमांड होगी। अब एक ही प्रोडक्ट है, कोई अगर मार्केट में है तो वो एक इंडिविजुअल थोड़ी ना खरीदता है, उसको बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर एक अम्ब्रेला को एक दुकान पे ही आपने देखा, एक दुकान पे थोड़ी ना बिकता है, सब दुकानों पे बिकता है। इसका मतलब कोई दुकानदार सेम अम्ब्रेला को 100 रुपीज़ में बेच रहा है, कोई 150 में बेच रहा है, तो 200 में, तो वो अम्ब्रेला की मार्केट प्राइस क्या हुई? ए फर्म, बी फर्म या सी फर्म, तीनों की जो प्राइस है उसको प्लस कर दिया, तो वो मार्केट जो है, यहाँ मैंने गलती से मार्केट डिमांड लिख दिया है, ये मार्केट सप्लाई है, ये ध्यान रखना। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखो, ये प्राइस है, सेम प्राइस के ऊपर ए फर्म की क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी बाय बी फर्म्स, क्वांटिटी बाय सी फर्म, तीनों को जोड़ लिया, वो मार्केट सप्लाई है। अब मार्केट सप्लाई कर्व डिमांड कर्व की तरह फ्लैटर होता है, क्योंकि क्यों फ्लैटर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैटर क्यों होता है। तो मार्केट सप्लाई कर्व इज़ फ्लैटर देन द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो हैं वो कैसे होते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होते हैं वो स्टीपर होते हैं, और जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर है। डिमांड कर्व भी वो फ्लैटर होता था। अब ये फ्लैटर क्यों है? क्योंकि इट इज़ द समेशंस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा जितनी क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही है, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो तीनों का जोड़ है वो, तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल फर्म। स्टीपर एक का दूसरे का और उससे फ्लैटर होगा, फिर तीसरे का और फ्लैटर होगा, और मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर हो जाएगा। तो शेप कैसी है इसकी? फ्लैटर है। स्लोप कैसी है इसकी? अपवर्ड है। अब इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई आता है। लॉ ऑफ सप्लाई को समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई मैंने तब भी बताया था कि सप्लाई जो है इसके बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया जाता था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइज, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ भी वही बात है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यानी प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, वो सारे फैक्टर जो हैं उनको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपेंड व्हेन प्राइस राइजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्राइस फॉल, यानी प्राइस अगर राइज होगी तो सप्लाई एक्सपेंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी। मैंने यहाँ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि अगर प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर, तो वो सप्लाई में जो कमी और सप्लाई जो डिक्रीज़ होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और सप्लाई प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई जो बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो मैंने इसलिए दो वर्ड यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं, द सप्लाई ऑफ गुड एक्सपेंड व्हेन प्राइस राइज। तो ये प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ने से सप्लाई एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। प्राइस राइज करेगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, अगर प्राइस फॉल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि देयर आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ मैंने इसको एरो में एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, नीचे की ओर है तो प्राइस फॉल हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल हो रही है। सेम शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल शेड्यूल कर्व जो हमने डिस्कस किया था, वो सेम शेड्यूल कर्व हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया। अब इसमें एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये वो सारी एजम्पशन, इस स्लाइड में मैंने वो सारी एजम्पशन लिखी है जो ये एक्सप्लेन कर रही है, जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है प्राइस को छोड़ करके। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड सप्लाई के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं? जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ इनपुट डू नॉट चेंज,
technology remain constant, there is no change in the goal of the firm, there is no change in the government policy. तो government policy, the goal of the firms, technology, change in the price of inputs, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये अदर फैक्टर हैं विच आर इफेक्टिंग द सप्लाई, जो सप्लाई के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको रीज़न बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है. आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शंस भी लॉ ऑफ सप्लाई का करने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप सीधा सप्लाई फंक्शन करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. सप्लाई फंक्शन, तो सप्लाई फंक्शन आपके लिए फंक्शन वर्ड मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में बोला, डिमांड फंक्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया है. तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको डिमांड फंक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें बोला था कि फंक्शन वर्ड जहाँ पे भी आए वहाँ पे ये मान के चलो दैट इज़ द टेक्निकल रिलेशनशिप. टेक्निकल रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन द टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल में वन वेरिएबल इज गिवन एंड सेकेंड वेरिएबल आर दोज वेरिएबल इन विच गिवन वेरिएबल आर डिपेंडेंट. यानी दूसरा वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसके ऊपर गिवन वेरिएबल डिपेंड करेगा. अब ये सप्लाई फंक्शन है, तो इसमें सप्लाई फंक्शन में कौन सा वेरिएबल गिवन है? सप्लाई. अब सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? यानी वो सारे फैक्टर जिसके ऊपर जिनका सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डाल पड़ता है. तो इट रेफर टू द फंक्शनल और टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फैक्टर दैट इफेक्ट द सप्लाई. उन वो सारे फैक्टर जो सप्लाई के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं. तो दो वेरिएबल कौन से हो गए? एक तो सप्लाई है, तो सप्लाई गिवन है सप्लाई फंक्शन में, और दूसरे कौन है? वो सारे फैक्टर हैं जो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. तो वो कौन कौन से फैक्टर है और किस तरह का इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर पड़ता है, तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है. ये सप्लाई है, तो सप्लाई के ऊपर जिन इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है, आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सप्लाई का 11th क्लास के लिए, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद इसको रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी बुक को भी देखेंगे. मैंने स्लाइड के अकॉर्डिंग भी समझा दिया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आए. सप्लाई का मतलब है, सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ए फर्म आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये सप्लाई है. अब सप्लाई के ऊपर किस किस का इफ़ेक्ट पड़ रहा है? ये जो बड़ा मैंने लिखा है जिसको मैंने बोल्ड किया है, प्राइस, प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा. दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, तीसरा टेक्नोलॉजी है, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी है, पांचवा प्राइस ऑफ इनपुट्स है, 6 जो है गोल ऑफ फर्म्स हैं. ये सप्लाई, ये वो फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे और मार्केट सप्लाई के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालेंगे. इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है कि प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब है कि अगर प्राइस किसी भी गुड्स की राइज हो जाती है तो प्राइस राइज होगी तो सप्लाई बढ़ेगी. लेकिन क्वेश्चन ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि सप्लाई क्यों बढ़ेगी. ठीक है ना? अगर प्राइस बढ़ रही है तो हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, व्हेन प्राइस राइज सप्लाई इज आल्सो राइज. पर ये क्वेश्चन है कि सप्लाई क्यों राइज करेगी प्राइस के बढ़ने पर. देखो, जैसे प्राइस राइज करेगा तो जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा. तो जब प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी. तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई इसीलिए बढ़ती है. नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मान लो प्राइस फॉल हो जाएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट जो है किसका? फर्म का प्रॉफिट वो डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसके बाद जो है सप्लाई जो है वो फॉल हो जाएगी. तो ये प्राइस ऑफ गुड्स है दैट आर इफेक्टिंग द सप्लाई. अब इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स आपके लिए कोई नई चीज़ है ऐसा नहीं है, हमने जो पिछला चैप्टर था डिमांड वाला चैप्टर उसमें पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ किए जाएँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स है. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, जो इकट्ठे यूज़ किए जाएँ. तो यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है आपको
सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, क्योंकि वो पहले मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया है डिमांड वाले चैप्टर में। मैंने सीधा आपको समझाने की कोशिश की है इस स्लाइड में कि अगर मान लो राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स, एक गुड्स की प्राइस राइज होती है, लीड टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। देखो डिमांड वाले से उल्टा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर गिवन गुड्स की प्राइस का पॉजिटिव इम्पैक्ट था, लेकिन सप्लाई के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। प्राइस ऑफ वन गुड्स, देखो राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स लीड्स टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। यहाँ जो अदर गुड्स है, ठीक है, उसकी सप्लाई, अदर गुड्स कौन सी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर किसी की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जिसकी बढ़ेगी फर्म तो उसी वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, तो उसी की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और उसी की सप्लाई बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्राइस ऑफ टी राइजेज द सप्लाई ऑफ कॉफ़ी विल बी फॉल। तो प्राइस जो टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी टीचर यही एग्जाम्पल देते थे और हम भी आप लोगों को यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो टी और कॉफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने भी उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा है। प्रोड्यूसर विल शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द production of coffee to the production sources from the production of coffee to the production of coffee। सॉरी गड़बड़ लिख दिया मैंने ये। तो आपको क्या देखना है कि अगर मान लो प्राइस किसकी राइज, टी की प्राइस राइज होगी, तो जो रिसोर्सेज है कहाँ से हटाएगी फर्म, कॉफ़ी की प्रोडक्शन से हटा करके किसकी प्रोडक्शन के ऊपर लगाएगी, टी की प्रोडक्शन के ऊपर लगाएगी। तो मैंने ये 2 बार कॉफ़ी लिख दिया है, यानी प्रोड्यूसर विल शिफ्ट सोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, यहाँ तक तो टी है, टू द प्रोडक्शन ऑफ टी आएगा, ये कॉफ़ी नहीं है, यहाँ पे टी आएगा। क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कार और पेट्रोल का। तो राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर डिमांड के केस में क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट था कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, किसी गिवन गुड्स की जो है प्राइस बढ़ जाती तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कार की प्राइस बढ़ गई तो कार ही नहीं लोग खरीदेंगे, तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। तो ये डिमांड वाले चैप्टर में था, लेकिन यहाँ पे उससे बिल्कुल उल्टा है। राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल लीड टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। अगर एक गुड्स की प्राइस राइज करेगी, यहाँ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। नाउ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ फर्म। अब ये आप प्रोड्यूसर हो, आप अपने आप को कंज्यूमर समझेंगे तो फिर ये समझने में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या समझना कि हम प्रोड्यूसर हैं, तो हमें प्रोड्यूसर कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, जिसकी जो है प्राइस ज़्यादा होगी। प्राइस ज़्यादा होने से हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, ये दिमाग में बिठा लेना आप लोगों को। तो राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल लीड टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। क्यों? क्योंकि जिस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी उसी गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि कार की प्राइस बढ़ेगी तो कार की प्राइस, देखो डिमांड के ऊपर आप जाओगे तो आप बोलोगे कि सर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड तो कम कर देंगे, वहाँ जाना ही नहीं है आपको एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप प्रोड्यूसर एक रैशनल है, तो रैशनल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अगर प्राइस कार की इंक्रीज होती है, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ पेट्रोल, तो सप्लाई ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक तो सेम थे, जो हम लोगों ने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े थे वो सेम थे, लेकिन इस वाले चैप्टर यहाँ पे इस स्लाइड में वो अलग हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी अलग है जो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। अब अगर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है, तो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होने से क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर के लिए। जब प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा और प्रोड्यूसर को लगेगा कि यहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, और जब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी मार्केट में। तो ये ध्यान रखना कि अगर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दूं तो क्या हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उससे आपको प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो उसको आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, और प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई इज आल्सो डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह गोल ऑफ द फर्म्स है। इस स्लाइड में मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या रेवेन्यू वाला चैप्टर भी करेंगे या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट करेंगे, उसमें आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, तो उसमें एंट्री और एग्ज़िट फर्म का जो है वो फ्री होता है। लेकिन कब एंटर करती है कब एग्ज़िट करती है, वहाँ पे ये चीज़ आएगी आपको। यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेंगे। समटाइम द फर्म में हैव सम गोल्स अदर देन प्रॉफिट, यानी कई बार क्या होता है, फर्म के पास प्रॉफिट के अलावा भी और बहुत सारे गोल होते हैं। इट मे एम एट बिकमिंग मार्केट लीडर्स, इट मे एम एट प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर, वो मार्केट लीडर बनना चाहता है या फिर वो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना चाहता है। अगर ऐसा उसका जो है ऑब्जेक्टिव है, ऐसा गोल है, तो इस केस में फर्म में इंक्रीज सप्लाई, फर्म क्या है, सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। इवन इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कोई चेंजेस ना भी हो तो ठीक है। वो ये नहीं सोचेगी कि मैं कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो मकसद है वो एक तो मार्केट लीडर बनना है कि अपने प्रोडक्ट को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो ये डिपेंड करता है गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस ऑफ इनपुट्स है। प्राइस ऑफ इनपुट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है। अगर मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो महंगे हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, या इनपुट वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस रॉ मटेरियल, या जो भी अलग बाकी चीज़ें लगती है प्रोडक्शन में, तो यहाँ इनपुट्स वर्ड यूज़ करेंगे। अगर मान लो इनपुट्स की प्राइस, या मैं मोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये महंगे हो जाते हैं बाज़ार में। जब ये महंगे मिलेंगे किसी को तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया ना, जैसे सपोज़ करो मैं एक पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और वो पेन जो है वो 5 रुपये में बिकती है, उसकी कीमत में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन पहले उसको बनाने में मेरे को 3 रुपीज़ लगते थे, यानी वो उस पेन की जो कॉस्ट थी वो 3 रुपीज़ थी। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ने के कारण उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 4 रुपीज़ पड़ रही है। तो मैं पहले 2 रुपये कमा रहा था एक पेन के ऊपर, अब 1 रुपया कमाऊँगा उसी पेन के ऊपर। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा तो मैं उस चीज़ की प्रोडक्शन को कम कर दूंगा और उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी है तो गवर्नमेंट पॉलिसी को भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लग जाते हैं तो टैक्स लगने से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। यहाँ मैंने उल्टा बोला, दोनों तरह से लिखा, दोनों स्लाइड में एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है जो सप्लाई के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी आप ये चीज़ें बता सकते हैं। गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी होती है तो आप टैक्स को यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी में केवल टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है, तो यहाँ पे हम केवल टैक्स की ही बात करेंगे। अगर टैक्स को डिक्रीज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। सेम एक ही जैसी चीज़ें मैंने प्रत्येक स्लाइड में डिस्कस करने की कोशिश की है, सेम वर्डिंग रखी है ताकि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ईजिली और आपको ये किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। बिकॉज दिस फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, फॉर योर अदर एग्जामिनेशन आल्सो। सप्लाई वाला चैप्टर और डिमांड वाला चैप्टर ये दोनों ऐसे भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो में
हम लोग जो उसकी मेन प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, तो डिमांड और सप्लाई के द्वारा ये मार्केट फोर्सेस हैं, तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये वो फैक्टर हैं जो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में आप इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे मैंने सब्सिडी को भी एक्सप्लेन करा। अगर सब्सिडी कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप इन चीज़ों को आप जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने नेचुरल क्लैमिटीज़ को भी लिखा है नीचे वाली स्लाइड में कि नेचुरल क्लैमिटी लाइक फ्लड्स, ड्राउट, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में लीड टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे वेदर और सीज़न का भी हम इफ़ेक्ट यहाँ पे जैसे डिमांड के ऊपर हम शो करवाते थे, तो यहाँ भी मैंने नेचुरल क्लैमिटीज़ लिख करके इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो सप्लाई का इफ़ेक्ट शो करेंगे हम इसको आगे करेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में। आज केवल हम लोग इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की है वो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया था कि सप्लाई का जो है वो सप्लाई को चेन को फर्स्ट स्लाइड में सप्लाई के चेन को समझा, सेकंड स्लाइड में सप्लाई का मीनिंग समझा, थर्ड स्लाइड में मैंने इंडिविजुअल सप्लाई को समझाया उसका, फोर्थ में आपको मैंने उसके शेड्यूल को समझाया, फिफ्थ में उसका जो सप्लाई कर्व को, सिक्स में उसका एक्सप्लेनेशन शेड्यूल और डायग्राम का, फिर मार्केट सप्लाई का सेवन्थ में, एट्थ में पूरा शेड्यूल बना करके मार्केट सप्लाई को समझाया, नाइन्थ में दोबारा उसको कर्व को बताया, वो फ्लैटर कर्व होता है। ठीक है, फ्लैटर क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल फर्म्स। तो उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई को समझाने की कोशिश की है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, पर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाद में मैंने आपको 12th स्लाइड में मैंने आपको 13 स्लाइड में आपको एंजेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। ये वो एंजेप्शन है जिसको लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन, देखो अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करना है तो अगर आप वहाँ पे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन थ्रू एंजेप्शन, आपको एंजेप्शन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपने लिख दिया अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो मतलब आप ये जो एंजेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई की, आप उसको कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब उसमें किसी तरह की भी कोई चेंजेस नहीं होगी। जो अदर फैक्टर है प्राइस को छोड़ करके जो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। रीज़न ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, मैंने ये दोनों ही टॉपिक आपको मना किए कि आप नहीं करने हैं। सप्लाई फंक्शन मैंने आपको समझाया कि फंक्शन वर्ड जो है वो दैट इज़ द टेक्निक, इट शो द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, वन वेरिएबल इज गिवन एंड सेकंड वेरिएबल आर दोज वेरिएबल एट विच गिवन वेरिएबल आर डिपेंडेंट। सो देयर आर टू वेरिएबल, वन वेरिएबल इज गिवन सप्लाई और सप्लाई आर डिपेंडेंट अपॉन मैनी डिटर्मिनेंट्स। यहाँ बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं। तो जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं सप्लाई के ऊपर और सप्लाई के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को सप्लाई फंक्शन है। फिर ये फैक्टर को एक्सप्लेन किया एक एक फैक्टर को। तो आज हम लोग केवल यही चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें किया है हम लोगों ने। तो अब आपको यहाँ तक करना है, इस कल तक ये सारा लर्न होना चाहिए, सबकी नोटबुक के ऊपर होना चाहिए। एग्ज़ाम में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो कमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें करनी है।